यहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगी। ट्रॉली में पराली भरा हुआ था और इसी दौरान इसमें आग लगी। बिजली के तारों में टकराने की वजह से ट्रैक्टर में आग लगी और आग की वजह से ट्रैक्टर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। धू धू कर जलता ये ट्रैक्टर, पराली इसमें भरी थी और बिजली के तार की चपेट में यह ट्रैक्टर आ गया, जिसकी वजह से आग लगी इस ट्रैक्टर में और ट्रैक्टर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। झालावाड़ से ये तस्वीरें हैं। एक बड़ी खबर चूरू के सुजानगढ़ से आपको बता दें, जहां पर स्कूटी पर पत्थरों से भरी हुई एक ट्रॉली गिरी है। स्कूटी पर एक पत्थर से भरी हुई ट्रॉली गिरी। सीवरेज चैंबर के गड्ढे में यह ट्रॉली फंस गई। हादसे में जनहानि नहीं हुई है, यह अच्छी बात है। सीवरेज के गड्ढों को सही नहीं करने से लोग परेशान हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और यह ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली आप देख सकते हैं, स्कूटी इसके नीचे दबी हुई। गनीमत यह रही कि यहां पर किसी भी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं चित्तौड़गढ़ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ट्रेलर पलटने से चालक की मौत हो गई है। खोखरिया खेड़ी ओवर ब्रिज की यह घटना है। चित्तौड़गढ़ से यह बड़ी खबर, जहां पर एक ट्रेलर पलट गया और ट्रेलर पलटने की वजह से चालक की मौत हो गई। खोखरिया खेड़ी ओवर ब्रिज की यह घटना है, जहां पर ट्रेलर पलट गया और चालक की मौत हो गई। सीकर के नीम का थाना में जाम लगा हुआ है। मेगा हाईवे B37 पर जाम लगा है। यहां आपको बता दें कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने की वजह से हादसा हुआ। चारे से भरी हुई थी यह ट्रैक्टर ट्रॉली और इसी दौरान यह पलट गई, जिसकी वजह से यहां पर लंबा जाम लग गया है। डोकण बस स्टैंड के पास की यह घटना है, जहां पर ट्रॉली पलटने की वजह से लंबा जाम लग गया है। मेगा हाईवे B37 पर लंबा जाम लगा है क्योंकि यहां पर एक हादसा सामने आया। एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया, जिसकी वजह से यहां लंबा जाम लग गया है। डोकण बस स्टैंड के पास यह हादसा हुआ है। अब अलवर से एक बड़ी खबर है, जहां पर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जयपुर डिस्कॉम निगम की कार्रवाई देखने को मिली है। 12 लोगों की VCR भरकर जुर्माना लगाया गया है। 10,60,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है 12 लोगों पर। तो बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। अलवर से यह बड़ी खबर, जहां पर जयपुर डिस्कॉम निगम की यह कार्रवाई देखने को मिली है। 12 लोगों के VCR भरवाए गए हैं। 10,60,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो बिजली चोरों के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और इसकी वजह से जो बिजली चोरी करते हैं उनमें हड़कंप भी मचा हुआ है। अलवर से यह बड़ी खबर है, जहां पर जयपुर डिस्कॉम निगम की यह कार्रवाई देखने को मिली है। 10.5 लाख का जुर्माना जो है वो लगाया गया है। 12 लोगों से VCR भरवाया गया और उन्हें जुर्माना लगाया गया है। राशि लगभग 10.5 लाख रुपए की है। वहीं जयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 2.28 ग्राम स्मैक जब्त किया गया है और एक को गिरफ्तार किया गया है। सोडाला थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। तो 2.25 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। सोडाला थाने में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। तो जयपुर से यह बड़ी खबर राजधानी से, जहां पर स्मैक तस्कर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए
तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से 2.25 ग्राम स्मैक जब्त किया गया। वहीं बीकानेर से एक बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर 6 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया गया है। एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। डोडा के साथ कार भी जब्त की गई है। नाल थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो बीकानेर में डोडा तस्कर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली है। 6 किलो डोडा पोस्ट और एक कार जब्त की है पुलिस ने। नाल थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान लगातार चलाया जा रहा है। पिस्ता के नाम पर मूंगफली बेची जा रही थी। मूंगफली पर हरा रंग लगाकर इसे बेचा जा रहा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी में कितने बड़े पैमाने पर अशुद्धता फैलाई जा रही है। 1200 रुपए में यह नकली पिस्ता बेचा जा रहा था। सड़ा गला 500 किलो बादाम जब्त भी किया गया है। 30 किलो पिस्ता कटिंग बरामद किया गया है। एडीएम अशोक कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। जसोरिया ट्रेडिंग कंपनी को सीज कर दिया गया है। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में एक बड़ी सफलता मिली है राजधानी जयपुर में, जहां पर पिस्ता के नाम पर मूंगफली बेची जा रही थी और 1200 रुपए में यह नकली पिस्ता जो कि मूंगफली है उससे बेचा जा रहा था। तस्वीरों को देख सकते हैं आप। रंग कर इसे बेचा जा रहा था। सड़ा गला 500 किलो बादाम बरामद किया गया है। इसके अलावा 30 किलो पिस्ता कटिंग भी बरामद किया है टीम ने और एडीएम अशोक कुमार के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान लगातार जारी है राजधानी जयपुर समेत पूरे प्रदेश में। देखिए, जैसे जैसे दीपावली का पर्व हो नजदीक आ रहा है और ऐसे में मिलावटखोर जो हैं वो भी पूरी तरीके से सक्रिय हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई करने के लिए भी टीम सक्रिय है और लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। और एक बड़ी कार्रवाई राजधानी जयपुर में देखने को मिली है, जहां पर मूंगफली जो कि पिस्ता के नाम पर बेची जा रही थी। वहीं बाड़मेर से बड़ी खबर आपको बताएं, यहां पर भी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। चौहटन और बायतू क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई है। 3 मिठाइयों की दुकान पर कार्रवाई देखने को मिली है। 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बायतू बाटाडू में खाद्य पदार्थों के नमूने भी इकट्ठे किए गए हैं। एडीएम ने चौहटन क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। तो यह बड़ी खबर, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत लगातार कार्रवाई जारी है। जयपुर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और अब बाड़मेर में भी कार्रवाई की गई है, जहां पर चौहटन और बायतू में यह कार्रवाई देखने को मिली है। 3 मिठाई के दुकानों पर कार्रवाई की गई। 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। बायतू बाटाडू में खाद्य पदार्थों के सैंपल जो हैं इकट्ठे किए गए। खबर अलवर से है, जहां पर पुलिस को सफलता मिली है। बड़ी मात्रा में यहां पर पटाखे जब्त किए गए हैं। रामगढ़ पुलिस ने यह कार्रवाई की है। 2 लाख रुपए के पटाखे जब्त किए गए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो अलवर में पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पटाखे बड़ी मात्रा में जब्त किए गए हैं। रामगढ़ पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और 2 लाख रुपए कि ये पटाखे हैं जिससे जब्त किया पुलिस ने। साथ ही
एक तस्कर को, माफ कीजिएगा, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी मात्रा में पटाखे यहां जब्त हुए हैं अलवर में। वहीं श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कृषि कानूनों के विरोध में आज चक्का जाम किया जाएगा। किसानों ने यह फैसला लिया हुआ है एनएच को जाम करने का। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जाम रहेगा। मंडियों में फसलों की खरीद फरोख्त नहीं होगी। चक्का जाम को देखते हुए रूट भी डाइवर्ट कर दिए गए हैं। तो कृषि कानून के विरोध में चक्का जाम करने की तैयारी में है किसान और 11 बजे से शाम 4 बजे तक एनएच को पूरी तरीके से जाम करने की तैयारी है। और इस दौरान मंडियों में किसी भी तरीके के जिंसों की खरीद फरोख्त नहीं होगी और इसी को ध्यान में रखते हुए कई रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं। तो श्रीगंगानगर से यह बड़ी खबर, जहां अब से कुछ देर बाद 11 बजे किसान इकट्ठा होंगे, एनएच को जाम करेंगे। तो श्रीगंगानगर से यह बड़ी खबर है, केंद्र के जो कृषि कानून हैं, 3 कृषि कानून, उनके विरोध में किसानों ने यह बड़ा फैसला लिया है चक्का जाम करने का। और आज पूरे देश भर में किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। श्रीगंगानगर में भी तैयारी है। अशोक शर्मा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या जानकारी है इस वक्त? क्या किसान इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं? देखिए अभिषेक, कृषि कानूनों के विरोध में किसान लामबंद हुए हैं और पिछले काफी समय से, पिछले 3 दिनों से श्रीगंगानगर जिले के किसानों ने पूरे प्रदेश भर में किसान जन जागृति यात्रा निकाली थी इन कृषि कानूनों के विरोध में। इस किसान जन जागृति यात्रा के निकालने के दौरान उन्होंने गांव-गांव, ढानी-ढानी किसानों से संपर्क किया और इस कृषि कानूनों के खिलाफत के बारे में बात की। इसी संदर्भ में आज किसानों के द्वारा राष्ट्रव्यापी चक्का जाम के तहत श्रीगंगानगर जिले के नेशनल हाईवे नंबर 62 पर पीपली, ततारपुर और नेतेवाला टोल प्लाजे पर चक्का जाम का प्रस्ताव है, जो सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक ये चक्का जाम किया जाएगा। फिलहाल किसानों का धीरे धीरे नेशनल हाईवे पर जो उन्होंने चक्का जाम करने के लिए स्पॉट बनाए हैं, इन चक्का जाम वाले स्पॉट्स पर किसानों का जुटना शुरू हो गया है। जी अभिषेक, अब ऐसे में एक और चीज अशोक, आपकी अगर बात किसी किसान प्रतिनिधि से हुई हो, उनका क्या कहना है? क्योंकि केंद्र के जो कानून है उसको बाईपास करने के लिए राज्य सरकार ने तो कानून ला रखा है। जी, हमारी किसान संगठनों के नेताओं से बात हुई है। उन्होंने कहा कि ये हमारा पूर्व प्रस्तावित चक्का जाम का कार्यक्रम था, जिसको हम कैंसिल नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि चक्का जाम के दौरान किसी भी विद्यार्थी या किसी भी एम्बुलेंस को, छात्रों को, सैनिक को कोरोना काल के दौरान किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी, उनको इस चक्का जाम से मुक्त रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो केंद्रीय कृषि कानून है उनके विरोध में ये चक्का जाम किया जाएगा। हालांकि राज्य सरकार ने इन तीनों ही कृषि कानूनों को बाईपास करते हुए संशोधित कृषि विधेयक विधानसभा में पेश कर दिए गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि कृषि कानूनों को केंद्र सरकार द्वारा यदि वापस नहीं लिया जाता है तो ये उनके लिए, किसानों के लिए, साथ साथ व्यापारी और मजदूरों के लिए अहितकारी होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात होगी कौन बनेगा मेयर। कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप
गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर कौन बनेगा महापौर। 6 नगर निगम के चुनाव हो चुके हैं, पार्षद चुन लिए गए। अब बारी है मेयर की, और महापौर पद के नॉमिनेशन का आज अंतिम दिन है। 6 निगमों में महापौर के लिए नामांकन आज भरे जाएंगे। सुबह 10:30 पर यह प्रक्रिया शुरू होगी, जो 3 बजे तक चलेगी। 6 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 7 नवंबर को 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसी दिन चुनाव चिन्हों का भी आवंटन किया जाएगा। मेयर पद के लिए 10 नवंबर को वोटिंग होगी। 10 बजे से 2 बजे तक मतदान होगा। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि मेयर आखिर बनेगा कौन, क्योंकि 6 निगमों के लिए वोटिंग हो चुकी है, और जो वोटिंग हुई है और जो परिणाम आए हैं उसमें 6 में से 2 बीजेपी, 6 में से 2 कांग्रेस और 2 निर्दलियों के भरोसे हैं चीजें। अब देखना अहम होगा कि किस तरीके से दोनों पार्टियां जो हैं वो मशक्कत करती हैं, क्योंकि निर्दलियों को कौन कितना अपनी तरफ ला पाता है, उस हिसाब से 2 नगर निगमों में स्थिति उनके भरोसे है। 2 निगम में बीजेपी को पूर्ण बहुमत है, 2 निगम में कांग्रेस को बहुमत है। लेकिन बावजूद इसके मेयर आखिर बनेगा तो बनेगा कौन, ये सबसे अहम सवाल है। तो चलिए इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा जयपुर से और शाकिर अली कोटा से जुड़ गए हैं। सुधीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जयपुर की अगर स्थिति हम आपसे समझें तो जयपुर ग्रेटर से क्या स्थिति बन रही है, वहां से कौन मेयर पद को लेकर के अपना नॉमिनेशन करने वाला है, साथ ही हेरिटेज से कौन मैदान में उतर रहा है मेयर पद के लिए? तो निर्णायक बैठक कुछ ही देर में शुरू होगी, जिसमें 6 नगर निगमों के कौन महापौर कौन उप महापौर बनेंगे उसको लेकर बातचीत होगी। अभी भाजपा मुख्यालय में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पहुंच चुके हैं, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पहुंच चुके हैं, विधायक वासुदेव देवनानी जो कि चुनाव में प्रभारी लगाए गए थे वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंच गए और कुछ देर बाद गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी जो केंद्रीय मंत्री वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि उससे पहले कि किस ओबीसी समाज की दोनों आरक्षित सीटें हैं ओबीसी महिला के लिए आरक्षित की गई है, लिहाजा वैश्य समाज में
की बहू बनी है और ओबीसी की महिला है, उसके लिए वैश्य समाज के लोग यहाँ पर लॉबिंग करने के लिए आए हुए हैं। अभी हमारे साथ वैश्य समाज के प्रमुख ध्रुवदास अग्रवाल है, उनसे बात करेंगे। क्या डिमांड लेके आए क्योंकि आप खुद बीजेपी के पदाधिकारी रह चुके हैं। मैं बीजेपी का पहले 2005 से 2010 तक मैं बीजेपी का प्रदेश महामंत्री रह चुका हूं, और अभी जो है हम जो नगर निगम ग्रेटर में हम चाहते हैं कि जो है सुखप्रीत बंसल जो है उसे मेयर बनाया जाए, जिससे दोनों जातियां ओबीसी हो और वैश्य समाज हो, दोनों सज जाएंगे। कौन है, दोनों सज जाएंगे। इसलिए देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत आ गए, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। गजेंद्र जी, क्या कुछ रहने वाला है भाई साहब? देखिए क्योंकि मीटिंग अहम है इसलिए वो अभी अंदर चले गए हैं, और अभी जैसा कि मैंने बताया था कि गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचने वाले हैं, वो पहुंच गए हैं। अब चूंकि कौन मेयर बनेगा इन 3 शहरों के 6 नगर निगमों का, उसका निर्णय होने वाला है। और लॉबिंग की बात की जाए, अपने अपने स्थान पर लॉबिंग भी हो गई है। अब चूंकि ये बैठक शुरू होगी, वर्चुअल रूप से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया भी जुड़ेंगे क्योंकि वो वेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, और उसके बाद अंतिम निर्णय होगा कि कौन कहां से और क्या कौन कौन प्रत्याशी हैं जिनसे नामांकन कराया जाएगा, क्योंकि आज 3:30 बजे तक ही नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। उस लिहाज से अब बीजेपी में ये अंतिम दौर की बैठक हो रही है। जी बिल्कुल। अब शाकिर, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए बैठक तो यहां बीजेपी मुख्यालय जयपुर में चल रही है, नाम यहां से फाइनल होंगे और कोटा की भी स्थिति वहां से क्लियर होगी, लेकिन कोटा में हलचल क्या है? कोटा उत्तर निगम की बात है, वहाँ स्थिति साफ हो गई है। जो मंजू मेहरा है जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस की, और दूसरी बार जो पार्षद बनी है, उनको जो है कांग्रेस ने मेयर का जो है प्रत्याशी बना दिया है। कुछ देर बाद वो नामांकन दाखिल करने कोटा उत्तर निगम में जो है वो पहुंचेंगी। यहाँ पर तैयारियां पूरी मुकम्मल कर ली गई है। कोटा उत्तर में कांग्रेस को बहुमत मिला है, 70 में से 47 जो है कांग्रेस के पार्षद जीत करके आए थे। इसके अलावा कल 2 पार्षदों ने, जो निर्दलीय पार्षद थे, उन्होंने भी जो है कांग्रेस ज्वाइन की, तो कांग्रेस का आंकड़ा 49 पर जो है पहुंच गया है। तो कोटा उत्तर में स्थिति बिल्कुल क्लियर है। मंजू मेहरा जो है वो महापौर का नामांकन भरेगी, और 10 तारीख को जो है जब महापौर के लिए चुनाव होंगे, उसके बाद में जो है जाहिर तौर पर जब बहुमत है तो फिर कांग्रेस जो है यहाँ पर मंजू मेहरा जो है कोटा उत्तर की महापौर कहलाएंगी। कोटा दक्षिण में पेच फंसा हुआ है। कोटा दक्षिण में क्योंकि बराबर सीटें हैं, 80 में से 36 कांग्रेस और 36 बीजेपी के पास है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों उन 8 निर्दलियों को अपने उसमें करने की कोशिश कर रही है कि वो 8 जो निर्दलीय हैं उनके संपर्क में आए, उनके खेमे में आए, उसकी कोशिशें की जा रही है। तो 8 निर्दलियों में दोनों ही पार्टियों की ओर से दावा किया जा रहा है। कोटा बीजेपी की ओर से विवेक राजवंशी को जो है प्रत्याशी घोषित किया गया है। अभी कुछ देर पहले ये खबर आई है कि विवेक राजवंशी जो वरिष्ठ पार्षद है, तीसरी बार चुनाव जीते हैं इस क्षेत्र से, वार्ड नंबर 71 से वो चुनाव जीते हैं, उनको प्रत्याशी घोषित किया गया है। 12:30 बजे तक वो नामांकन दाखिल करेंगे कोटा दक्षिण में बीजेपी की ओर से। कांग्रेस की जहां तक बात है, राजीव भारती का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में जो चुनाव होंगे कोटा दक्षिण में, जब मतदान होगा तो देखने वाली बात होगी कि कोटा दक्षिण में, क्योंकि कांग्रेस पहली बार यहां पर से इतनी बड़ी संख्या में जीत करके आई है, कांग्रेस ये मौका नहीं छोड़ना चाहती, और बीजेपी जो है अपनी जमीन, जो मजबूत जमीन उसकी है, उस पर काबिज रहने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अच्छा शाकिर, इसमें एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा जरा, पार्टियों की ओर से किया जा रहा है कि उनमें से ज्यादातर निर्दलीय। शाकिर, एक और चीज, जो निर्दलीय 8 हैं कोटा दक्षिण में, वो सबसे अहम हो गए हैं इस बार, तो क्या आपकी बात उन लोगों से हो पाई है? उनका क्या रुख है, वो क्या सोच रहे हैं? कि देखिए, जो निर्दलीय हैं 8, उसमें से 4 जो हैं कांग्रेस के बागी हैं और 4 जो है बीजेपी के बागी हैं। तो दोनों ही पार्टी के जो है 4-4 इनकी संख्या है, लेकिन एक जो है ओम गुंजल जो बीजेपी से बागी हैं और प्रहलाद गुंजल के वो भतीजे हैं, उनको जो है बीजेपी मनाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी कल रात तक। अब और देखना होगा कि वो कब तक मान पाते हैं, क्योंकि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, उनको
उनको जो है बीजेपी ने प्रत्याशी नहीं बनाया था। वो निर्दलीय चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, पूर्व विधायक के वो भतीजे हैं। तो बीजेपी की ओर से सिर्फ ये एक पेच पसरा है। तो कांग्रेस जो है लगातार इस बात का दावा कर रही है कि उनके पास जो है मैजिक फिगर 41 आ चुका है। उनकी तमाम जो 4-5 जो उनके पार्षद हैं एक्स्ट्रा, उनसे बात हो चुकी है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का दावा है कोटा दक्षिण को लेकर, लेकिन दोनों के दावे जरूर हैं, लेकिन जब मतदान होगा दावे तो दोनों ही के दावे हैं। ललित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जोधपुर से। ललित, जोधपुर से स्थिति क्या बन रही है, वहां के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। एक मिनट ललित, आपके पास आता हूं। इस वक्त बीजेपी नेता रामलाल शर्मा कुछ बोल रहे हैं, वो सुनाते हैं। वो गिफ्ट वहीं खुलेगा, वो गिफ्ट वहीं खुलेगा। दिखा दीजिए एक बार गिफ्ट। किस तरह से रायशुमारी करके हैं, क्या है पूरा? आओ वैसा बोलिए। ये जो डिब्बा है, इस डिब्बे में क्या है? सबसे पहला सवाल तो यही है। इस डिब्बे में पार्षदों की जनभावना है। हमने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से सभी जो हमारे पार्षद जीते हुए, उनसे हमने ये कहा था कि जो भी मेयर का उम्मीदवार है वो कृपया अपना नाम लिखा दें। 8 पार्षदों ने अपना नाम लिखाया था। फिर उसके बाद में हमने सबसे कहा कि इन 8 के प्रति जिनकी जो भावना है वो अपने विकल्प फर्स्ट और सेकंड नंबर लिख के दे दें। उन्होंने सबने अपनी सहमति दी है। उसके अनुसार लोकतांत्रिक तरीके से जो भी निर्णय होगा वही घोषणा करेंगे। यहाँ पर कब तक ये प्रदेश की जो कोर कमेटी है, वो कोर कमेटी बैठ के निर्णय करेगी। कोशिश आज ही होगी, 1 घंटे में कर देंगे, बहुत जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी। तो रामलाल शर्मा को आप सुन रहे थे, मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ललित, अब आपसे जानना चाहेंगे कि अगर जोधपुर की बात करें तो जोधपुर ही एक ऐसा शहर है जहां पर दोनों निगम की अगर बात करें तो स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट है, लेकिन स्थिति स्पष्ट होने के बाद भी वहां हलचल क्या है, यह जानना चाहेंगे मेयर के पद को लेकर। देखिए, अभिषेक भाजपा ने अपने दोनों प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वनिता सेठ जोधपुर नगर में जहां भाजपा को बहुमत है दक्षिण में, वहां पे वो महापौर होंगी और उसके घर के बाहर मौजूद हूँ। वो फिलहाल मंदिर गई है, 5 मिनट में हमारे साथ मौजूद होंगी। बहरहाल कार्यकर्ता यहाँ पहुंच चुके हैं। कार्यकर्ताओं के जैसी नाम की घोषणा हुई है, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि हाथ में झंडे हैं और खुशी